बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया। ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया हंगामी इजलास किसी वाज़ेह नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की बढ़ती कशीदगी के खित्ते पर क्या असरात होंगे और ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है कम हो सकेगी? नहीं, ये तो जंग है, इस वक्त कशीदगी तो नहीं है। मेरे ख्याल है मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है जी। और इसमें जो पिछले 24 घंटों में हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे, क्योंकि वही मैंने बात की थी कि एक इवेंट, एक जंग, एक वाक़या, एक सानहा, एक बड़ा फैलता हुआ अलाव जिसे कह सकते हैं आप, जो पूरे खित्ते को या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है और बुझ भी सकता है। हमारी दुआएं कि ये मामला किसी तरफ जाके बेहतर हो। लेकिन यह है कि तो अब तक जो वाक़यात हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में जो बात हमारे सामने आई है। पहली बात तो यह है कि कल जो है वो ईरान ने अपना जवाब दिया भरपूर अंदाज में, और उसके लिए ईरान, ये बात मैंने पहले भी आज सुबह भी जब गुफ्तगू की थी अपने चैनल पे और रात को भी, तो मैंने अपने ज़राए के हवाले से ये बात की थी कि मेरी कुछ लोगों से मशरिक़ वस्ता में, क्योंकि क्या कहते हैं, खाक छानी हुई है काफ़ी मशरिक़ वस्ता की और नॉर्दर्न अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों की भी, और ये सारे एक ज़ाहिर है कि एक साथ इनका कनेक्शन बनता है यूरोप और जैसे भाई, मतलब अगर यूरोप में जो है ना वो उनको बड़ी दिलचस्पी है मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट से जो है ना यूरोप के लोगों को। अगर आप यूरोप, मतलब ये जो है ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बहुत बाद में आए हैं, बरे-सग़ीर बहुत बाद में आए। इस पूरी जो कहानी है यूरोप की, उसमें मशरिक़ वस्ता बहुत अहमियत रखता है और साउथ एशिया ये बहुत बाद की कहानी है। ये जो पुर्तगाली यहाँ पहुँच गए तो ये उससे ये, लेकिन ये जो कहानी है ना कि उससे पहले मशरिक़ वस्ता और यहाँ से जो है वो सलीबी जंगें हो रही हैं और रोमन एम्पायर, और उधर की जो पूरी एक कहानी है, तो उस कहानी में जो हमें जो यहाँ से तारीख़ मिलती है कि जब वो, तो उसके बाद से फिर हम, उससे पहले तो ज़ाहिर जो फ़ातिहीन है वो एक तारीख़ लिखते रहे हैं, उसके बाद भी होता है कि जो बरतानिया वाले हैं वो तारीख़ लिखते रहे हैं इस ख़ित्ते की, और जो है वो एनीवे, तो यूरोप के अंदर जो है ये वो काफ़ी इसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अमेरिका भी ज़ाहिर है यूरोप की ही एक एक्सटेंशन है बाद में। अच्छा, अब पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है वो ये है कि वो कहानी पलट गई को ईरान ने जवाबी हमला इसराइल पे किया। अच्छा, अब जो है वो इसराइल ये ज़हन में रखें कि इसराइल तो यूरोप का बेबी है, बुनियादी तौर पे तो यूरोप का बेबी है ना। अमेरिका का तो बेबी बाद में, अमेरिका ने तो बाद में उसको गोद लिया था। उससे पहले तो वो जो है वो बरतानिया का बेबी था, ये यूरोप का बेबी था, तो वो अमेरिका ने गोद ले लिया। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है बेबी तो असल में यूरोप का था। जो हिटलर और सारा जो भी कुछ हुआ, और उससे पहले बेल्फोर पे चले जाएं तो वहाँ पे जो है वो अब ये कि मुश्तरका बेबी है, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा जो है वो अब जो कि अमेरिका ने गोद लिया, वो तो अमेरिका का वो ज़्यादा, मतलब वो जो मतलब सगी माँ जो है सुतीली बन चुकी है, तो बेबी वो मुश्तरका बेबी है। अब इशू ये है कि वो ईरान ने जो है वो जवाबी अटैक किए कल रात को, और उन्होंने धुन के रख दिया तल अवीव पे। और उससे पहले जो है ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड, चूँकि दोबारा कह रहा हूँ कि ये इससे पहले बात हुई कि जो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं था, लेकिन वो सिस्टम जो कि फ़ाल हो गया है, तो अब वो तल अवीव के ऊपर उन्होंने अटैक शुरू किया। लेकिन दरअसल ये हुआ था कि जो ज़राएँ, और ज़ाहिर बात आ भी जाएगी सामने,
वो ये था कि ईरान की तरफ से बड़े सख्त मैसेज और बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया था, और बड़ी स्ट्रेट मैसेज इस अंदाज में नहीं कि कोई धमकी गई थी, बल्कि ये गया था कि इस सूरत हाल को ज़रा समझें, यानी इस तरह से स्ट्रेट मैसेज गया था, जिसके बाद जो है वो एयर स्पेस खोल दी सारे अरब मुल्कों ने। और इससे पहले एयर स्पेस बंद थी, यानी उधर से मिसाइल आ तो रहे थे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान की तरफ से वापस जाने वाले मिसाइल जो थे वो मुख्तलिफ अरब ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी, तो ईरान ने वो एयर स्पेस खुलवा दी कि हमारा कोई भी मिसाइल दरमियान में नहीं गिरेगा, ना जॉर्डन गिराएगा उसे, ना कोई दूसरा मुल्क गिराएगा, तो वो बिल्कुल एयर स्पेस खुली रहेगी और जो है वो यहाँ से मिसाइल जाएंगे। और जब मिसाइल ये बात ये मैसेज चला गया ईरान की तरफ से, तो सारे अरब मुल्क पीछे हटे और ईरान की तरफ से उसके बाद जो है वो कहते हैं आतिश व आहन की बारिश शुरू हुई। अच्छा, अब इसमें जो है वो तल अवीव और मुख्तलिफ इलाकों पे जो है वो एक सिलसिला चलता रहा, बहुत वहाँ पे गिरे। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो बात तो हो रही है कि जी वो उनके हमले भी ज़ाहिर हो रहे होंगे, सब कुछ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, लेकिन वो दिफाई पोजीशन में चला गया, उसके फ़ौरन बाद वो डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया। क्योंकि वो शायद मैं कहता हूँ जंग शुरू होना, तो इसकी फिर आगे किस तरह जंग बढ़ती है वो एक मामला, वो एक बड़ा गंभीर हो जाता है मामला। अच्छा, इसमें जो है नेतन्याहू जो है वो कहीं गायब हो गए। नेतन्याहू इसराइल में नहीं है, और नेतन्याहू भी नहीं है और उनकी काबीना भी नहीं है, उनके जो अरकान। और ये मैं पिछले 24 घंटों से तकरीबन ये बात ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि नेतन्याहू जो हैं वो नहीं है, इसराइल से वो निकल गए। और पहले तो ये हुआ कि उनका जो जहाज़ है वो जहाज़ लैंड हुआ कुछ देर के लिए, ये टीम्स डिवाइड हो गई हैं, ये इनके वज़ीर भी नहीं है, ये बेन गवर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं कहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आगे पीछे जो, तो ये नहीं है वहाँ पे, इसराइल में नहीं है। और उनके एयरपोर्ट्स भी बंद हैं, ये लोग भी नहीं हैं, इनके बयानात मुख्तलिफ़ जगहों से ये अपने रिकॉर्डेड बयानात वगैरह दे रहे हैं। और अगर आप नेतन्याहू का हम दिखा सकेंगे उसका जो कल की वो जो है गुफ्तगू, तो पीछे आप देखें कि ये आपको, इसको ज़रा बड़ा करें, ये आपको असल झंडा लग रहा है पीछे। ये तो बिल्कुल इतना वो जैसे वो एक हार्डबोर्ड सा नहीं होता, गत्ते का कागज़ रखा हुआ है लगाया हुआ है पीछे, और ये झंडा है आपके ख्याल से। तो ये कहीं और से ये अपना रिकॉर्डेड मैसेज पीछे वो एक होता है ना हार्डबोर्ड सा लगाया हुआ है आपने, और उसके लगा के आगे आप गौर से देखें ना इसको, ये कोई असल झंडा है कि ना हिल रहा है ना, ये वो ये एक हार्डबोर्ड है। तो जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा तो मेरे ख्याल से ये हमारा स्टूडियो का बैकड्रॉप है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना ये कितना क्या भुंडी हरकत है, ये झंडा है कोई, तो ये लकड़ी का तख्ता सा लगा के और उसके आगे खड़े होके ये शो कर रहे हैं, तो ये अपने इलाके में है ही नहीं। एनीवे, फिर उसके बाद ये तलाई गई ये यूनान लैंड हो गए हैं। फिर उसके बाद ये कि इनको ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो तलाश कर रही है, और लोग तलाश कर रहे हैं कि ये जहाँ भी होंगे इनको मार देंगे। तो कोई मुल्क ये क्योंकि क्रिमिनल हैं और वांटेड हैं, तो ये कोई भी मुल्क इनको पनाह ना दे। ये ध्यान में रखें आप कि अमेरिका का जो सबसे फेवरेट उनके जो बेबीज़ होते हैं ना, जिनमें से उनका एक बेबी शाह ईरान भी था, तो जब इनकलाब आ गया था तो वो शाह ईरान जो हैं उनको अमेरिका सबसे पहले ही अमेरिका ने कहा था कि हमारे पास नज़र नहीं आना यहाँ पे। तो सबसे पहले अमेरिका डंप करता है अपने बेबीज़ को, जब वो बेबीज़ उनके लिए बेकार हो जाते हैं। ये कोई ज़्यादा अरसे तक तवील चल गए ये जो नेतन्याहू और ये सारे इसराइल का करैक्टर। लेकिन ये है कि बहरहाल हर चीज़ को एक जवाल है और वो वहाँ के कोलैप्स होती है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि तो एक तो ये बात कि वो ईरान के जवाब शुरू हो गया, और ईरान ने उनसे कहा मुल्कों से, और मुल्क समझ गए बहुत सी बातें। अब वो क्यों क्या समझे हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, और सूरत हाल जो है वो किस तरह से अब डिस्कस हो रही है और कहाँ पे किस तरफ मुमकिनात क्या हैं वो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात हुई वो ये है कि गलती जो है वो हो गई, ये
जब फिर मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं, कई ऐसे मौके आए हैं। ये जब 2003 में, पहले 26 दिन का मैं कहता हूँ, 2003 में जो इन्वेजन हुई इराक़ में, अमेरिका पहुंचा, तो 26 दिन की जो पहली वेव थी, उसके बाद जो है वो स्टैचू गिर गया सद्दाम हुसैन का। तो प्रेसिडेंट बुश जो हैं उस वक्त के, बुश जूनियर, उन्होंने वो जहाज़ पे लैंड हुए वहाँ पे, मेरे ख्याल से मई में, शायद मई की बात है, मई 2003 में, शुरू में ही वो मई में उन्होंने कहा फतह हासिल कर ली, कामयाब हो गए हम, अब जंग जीत चुके हैं, ऐलान हो गया। और उसके कई सालों बाद उनको वहाँ पे जूता पड़ा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जूता पड़ा, और फिर जूता जो पड़ा तो उसके बाद वो जो जूता मारने वाला हीरो बना हुआ है, और जूते की कीमत लगी है, वो बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा, जिस सहाफ़ी ने जूता मारा था ये बुश को, वो अब हीरो है बहुत बड़ा इराक़ में, वो हीरो, उसको बड़ी जनाब, वो बड़ा सेलिब्रिटी है वहाँ पे, वो जूते की बड़ी कीमत है कि ये बुश को जूता मारा था उसने। अच्छा, बहरहाल, अब मैं आपसे जो बात ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, बड़ी तारीख भरी हुई है, बड़े बड़े फातहीन, बड़े बड़े कमांडर्स, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े तुरम खान, उनकी कब्रों, उनकी जो ज़िंदगी है वो तारीख, कब्रिस्तान में जाके देखें तो कब्रें भरी हुई हैं उन फातहीन के कहीं पे जो है वो, कहीं उनकी कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं मिलता, वो कब्रों के निशान भी नहीं मिलते, जो अपने अपने दौर के जो है वो ताकतवर तरीन हुक्मरान कहलाते हैं, जो कहलाते रहे। तो बात यह है कि ये जो सारा सिलसिला है ये ख़राब इस तरह से हो गया कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कह दी कि ये मुझे पता था, मुझे तो काफ़ी अरसे से पता था कि ये होना है। और ऐसा उन्होंने एबीसी से, जो कल भी हमने बात की थी, और दोबारा उन्होंने कई चैनल्स पे कल भी हमने बात की, उन्होंने एबीसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बाकी जगह बात की, एक्सीलेंट, फिर जो सोशल ट्रूथ पे उन्होंने बताया कि मुझे पता था और ये था और वो था, और मैं तो एक एक स्टेप से, उसके नतीजे में मामला ख़राब हो गया, क्योंकि उसके नतीजे में जो है वो जेरूशलम पोस्ट, अगर 12th स्लाइड दिखाएं, हाउ नेतन्याहू एंड ट्रंप फूल्ड द मीडिया ओवर द ईरान स्ट्राइक। अच्छा, नेतन्याहू साथ लेके जाएगा ना ट्रंप को, या ट्रंप साथ लेके जाएंगे नेतन्याहू को, या जो भी कुछ आगे होगा, तो वो तो अब ये नेतन्याहू ने इनको तो खींच लिया, लेकिन अब मामला किस तरफ गया है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने किस तरह से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, ये जनाब जेरूशलम पोस्ट कह रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसी खबर को फिर जो है वो बाकी जो इसराइल का मीडिया है वो भी इसको बड़ा जनाब उछाल उछाल के वहाँ पे ये खबरें कि जी ये तो ट्रंप साहब को और हमें और ट्रंप साहब को पता था। ये देखें ना, टाइम्स ऑफ 11th, हाउ एन इजरायली अमेरिकन डिसेप्शन कैंपेन लर्ड ईरान इनटू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। किस तरह अमेरिका और इसराइल ने मिल के एक ऐसा धोखा दिया, एक ऐसी कैंपेन चलाई आपस में, जिसके नतीजे में ईरान ट्रैप हो गया। ठीक है, अच्छा, तो बात यह सारी कि ये यहाँ पर कहानी जो है ये गड़बड़ हो गई। कहानी इस तरह से गड़बड़ हो गई कि ईरान अमेरिका के साथ, ईरान और अमेरिका की जो बात हो रही थी, ईरान और अमेरिका की बात बराह रास्त नहीं हो रही थी, उसमें बहुत से दूसरे मुल्क थे और सुपर पावर्स भी थी। उसमें ब्रादर इस्लामी ममालिक भी थे, उसमें सुपर पावर्स भी थी, यानी रशिया, चाइना, बाकी मुल्क, उसमें यूरोप के लोग भी थे। तो सवाल यह है कि ट्रंप किस किस को बेवकूफ़ बना रहे थे नेतन्याहू के साथ। भाई नेतन्याहू तो बेवकूफ़, नेतन्याहू को तो एक तरफ रखे ना आप। ट्रंप जो है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले दिन से पता था, तो ट्रंप को पता था तो किस किस को पता था या किस किस को पता नहीं था?
ये इशू है ना। जी। और क्या जो मकसद है वो, क्योंकि नेतन्याहू जो है उसने जो अपनी कल तकरीर की तो उसने ईरानी अवाम को मुखातिब किया कि मैं ईरानी अवाम से मुखातिब हूँ और मैं ईरानी अवाम से कहता हूँ कि वो खड़े हो जाएं और एक जालिम रिजीम को वो उठा के फेंक दें। ये मुतालबा कौन कर रहे हैं? नेतन्याहू। जी। तो मकसद क्या है? रजीम चेंज। मकसद न्यूक्लियर नहीं है, मकसद है रजीम चेंज। और नेतन्याहू जो है ये रजीम चेंज चूंकि चाहते हैं, तो अब जनाब मीडिया तो मीडिया है। रॉयटर्स 36 Israel's attacks on Iran hint at a bigger ambition, regime change 36। न्यूक्लियर इशू है नहीं है, regime change इशू है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी 37 न्यूक्लियर क्लेम्स आर स्मोक स्क्रीन फॉर होप्स ऑफ टॉपलिंग ईरान। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बरतानिया 38th Israel's stated aim is destruction of Iran's nuclear weapons, but the real goal is regime change in Tehran. BBC 39 Israel's end game may be regime change in Iran, but it's a gamble. न्यूक्लियर इशू था ही नहीं, ठीक है। जेरूशलम पोस्ट 40th एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस, ये आ गए रजा पहलवी के साहबजादे, यानी जो शायरान के साहबजादे, वो यरूशलेम में बैठ के अपील हो रही है उनकी। एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस कॉल्स ऑन इरानियंस टू ओवरथ्रो खामेनेई फॉर ड्रैगिंग ईरान इनटू वॉर। Washington Examiner 41 Iranian Crown Prince urges military to rebel and join resistance against regime। अच्छा, अब देखें मामला यह है कि रिजीम चेंज और रिजीम चेंज जो है वो एक तवील तारीख है अमेरिका की, कि अमेरिका ने कितनी रिजीम्स को चेंज किया है, कितनी रिजीम्स को इलेक्शंस के ज़रिए मैनेवर करवाया है। यानी एक तो है ना बिल्कुल ही मोहम्मद मुसद्दिक की तरह 1953 में तख्ता उलट दिया और इस तरह से खुल के रिजीम चेंज हुआ, या ये है कि मुजाहरे करवाए या इलेक्शन रिग्ड करवाए या बगावतें करवा दी, रिजीम चेंज। और 2016 तक वॉशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है यूएस ट्राई टू चेंज अदर कंट्रीज 7 स्लाइड। यूएस ट्राई टू, ये है 23 दिसंबर 2016, यूएस ट्राई टू चेंज अदर कंट्रीज गवर्नमेंट्स 72 टाइम्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। 72 दफा रिजीम चेंज की कोशिश हुई कोल्ड वॉर के दौरान, 72 टाइम्स। फॉरेन पॉलिसी ने फिर मैप किया है, उसमें से 7 गवर्नमेंट्स को 8 स्लाइड देखें तो मैप किया हुआ फॉरेन पॉलिसी 2013 में कि 7 जो है वो जहाँ पे 7 हुकूमतें कामयाबी से हमने, मतलब मिसाल है होता है कि आप बताते हैं कि फ़ख्री अंदाज में कि जी हमने ये गवर्नमेंट जो है ये हमने थ्रो कर दी प्रॉपरली, और ये इस यहाँ पे गिराई हुकूमत, उधर गिराई उधर गिराई, और क्या कमाल तरीके से, क्या खूबसूरत अंदाज में हमने गिराई। और न्यूज़वीक पर 2016 का उसका भी एक आर्टिकल मैं रिकमेंड करूंगा देखने, वो तो कमाल है। द CIA हैज़ बीन अंडरमाइनिंग गवर्नमेंट फॉर ईयर्स, कई सालों से हुकूमतें, फिर वो बता रहे हैं मुसद्दिक से शुरू करके, और पूरा वो बताते हैं कि कौन कौन से क्या कैसे हुआ क्या हुआ। और इसमें जो है एक किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, ये अमेरिकाज़ ग्रेट गेम, ये जो 10th है मैं रिकमेंड करूँगा, ये ह्यूग विल्फोर्ड की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, सीक्रेट गेम द CIA सीक्रेट अरबिस्ट एंड द शेपिंग ऑफ द मॉडर्न मिडल ईस्ट। के मॉडर्न मिडल ईस्ट की जो शेपिंग है उसमें अमेरिका ने
किस तरह से रोल प्ले किया हुआ है। ये जो है ना, ये बड़ा एक बड़ी रिकमेंडेड बुक है, इसके कभी और भी इसका जिक्र करेंगे इसके अलावा भी। अच्छा, अब ये है तो मकसद है क्या था कि रिजीम चेंज करना है, और न्यूक्लियर एक बहाना था। तो सवाल ये है कि अगर रिजीम चेंज करना था, ये पता कैसे चला? ये पता इस तरह से चला कि जनाब पहले तो ट्रंप साहब ने आके कहा कि मैं तो जानता था काफ़ी दिनों से, मुझे तो बताया हुआ था। उसके साथ ही पता चला कि हेलफायर मिसाइल जो हैं ये जनाब, अब इसराइल भी तो इससे मतलब नेतन्याहू भी तो ड्रैग कर रहा है ना कि अमेरिका आए बीच में, किसी तरह कूदे। तो उनकी तरफ से इसराइल ने अनाउंस कर दिया कि जी हमें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हेलफायर मिसाइल, बड़े मौलिक मिसाइल्स जो कि टारगेटेड, वो चंद दिन पहले जो हैं वो हमें दे दिए थे। और ये जो है ये 300 हेलफायर मिसाइल, अगर ये जेरूसलम पोस्ट 28 300 हेलफायर मिसाइल दे दिए थे ईरान पे हमला करने से पहले। तो ईरान पे हमने वो हेलफायर मिसाइल अमेरिका के इस्तेमाल किए हैं, और बड़े मौलिक मिसाइल्स, बड़े लीथल मिसाइल्स हमने इस्तेमाल किए हैं। ये वहाँ पे जो है वो जब निशाना बनाया हमने मुख्तलिफ शख्सियात को। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो है ना, ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ख़राब हो गई है जी। क्योंकि ये बराह रास्त ईरान के साथ बात नहीं हो रही थी। सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, टर्की, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब लीग, ओआईसी, यूरोप, शी जिनपिंग, इसमें नॉन मुस्लिम ममालिक बहुत बड़ी तादाद में। तो सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा था। ये मार्को रूबियो ने भी झूठ बोला सुबह के, हमें नहीं पता था, और मार्को रूबियो को झुठला दिया कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, सेक्रेटरी स्टेट को, कि नहीं हमें तो पता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं मुझे तो काफ़ी दिन से पता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किस किस से झूठ बोला और किस किस को सही बात की? क्या उन्होंने जब दौरा किया मशरिक़ वस्ता के ममालिक का, या स्टीव वित्कॉफ जब आते रहे, या जब रशियंस के साथ डायलॉग होता रहा, या ओमान में मुलाकातें होती रहीं? देखें, एक होता है कि खामोशी के साथ आप एक पता ही नहीं चलता किसी को, और आप एक किसी जगह पे, या कोई आप वजह बनाते हैं और फिर वजह बना के उसको कामयाब करते हैं हर हाल में आगे जाके कि भाई यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और ये हैं और वो हैं, और जनाब उसामा बिन लादेन है, और तालिब ये है, और जो भी आपका कोई मकसद तो होता है ना। मुजाहरे शुरू हो गए हैं, अब अरब स्प्रिंग शुरू हो गई है। वाक़या तो ओरिजिनल था, लेकिन उसके बाद अरब स्प्रिंग तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में सिलेबस लिखा गया था मुजाहिदीन का, अफ़गान मुजाहिदीन का, जो जब ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में उसका जो है वो पूरा सिलेबस तहरीर हुआ था। इसी तरह से अरब स्प्रिंग जो है, ये जानते हैं अच्छी तरह अरब ममालिक के लोग भी और यूरोप भी और सारी दुनिया भी कि अरब स्प्रिंग का जो फितना था वो उसके पीछे कौन था। शुरू में तो कहानी हो गई थी कि वो एक वाक़या बदकिस्मत, वो जो सब्जी वाला था उसके साथ, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ था आपके ख्याल से कि अरब स्प्रिंग में कर्नल गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ जो खड़े हुए थे रेबल्स, ये अरब स्प्रिंग थी कि कर्नल गद्दाफ़ी को जो है वो सड़क के ऊपर और जो है वो जिस तरह से उनको शहीद किया गया था, तो उन रेबल्स के पीछे क्या जो है वो अरब स्प्रिंग थी जो उनको इंटेल फराम कर रही थी। और सद्दाम हुसैन तो खुद आइसोलेशन में चला गया था ना। सद्दाम हुसैन तो आइसोलेशन में चले गए थे। वो सद्दाम हुसैन की पर्सनैलिटी अलग थी, अहले तशी पे मुजालिम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो कोई मकबूल शख्सियत नहीं थी इराक़ की, तो वो एक अलग बात। लेकिन बालार एक रिजीम चेंज जो हुआ तो वो तो हुआ ना। अब अच्छा था बुरा था जैसे भी था, वो सद्दाम हुसैन कोई मकबूल नहीं था बंदा, वो किसी तरह से भी बड़ा यानी उसकी नेगेटिव वो था इराक़ के अंदर, गैर मकबूल शख्स था। लेकिन जो भी था हुआ तो रिजीम चेंज, एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकाला गया ना,
ठीक है ना, येलो केक और ये नाइजर से आते हैं और फलां होता है, ढिमाकना होता है। अब मसला ये है कि ये जब रिजीम चेंज, देखिए ना, उधर ज़ैनुल आबदीन ट्यूनिस में तब्दीली आ गई, उधर हुस्नी मुबारक गिर गए, लेकिन ये कि आँख मारी के चीज़ के बाद थोड़े अरसे के बाद ये ठीक कर देना है अगर मामला, वरना ये कि कंटिन्यू करवाना है, वो मतलब है कि जो भी हुआ। और कई जगहों पर नाकाम हुई, बहुत बुरी तरह से क्रश किया अरब ममालिक ने। बहरीन में नाकाम हुई, बहुत बड़ी कोशिश हो रही थी बहरीन में, मराकश में कोशिश हो रही थी, जॉर्डन में कोशिश हो रही थी, और इवन प्रेसिडेंट उर्दगन के खिलाफ गुलन मूवमेंट के पीछे कौन था? फतह गुलन कहाँ बैठा हुआ था? कैलिफोर्निया में बैठा हुआ। तो बात सारी ये है कि जो वो क्रश किया मुकम्मल, और पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ, टर्किश प्रेसिडेंट के सारे मुल्क साथ खड़े हुए, लेकिन शुरू में शायद कुछ मुल्क साथ ना हो, लेकिन बाद में सब साथ खड़े हुए। लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे प्रेसिडेंट उर्दगन के साथ था। अब इशू ये है कि ये जो बात है ना, तो न्यूक्लियर पर एक साइड पे चलेगी कहानी तो ये रिजीम चेंज, और वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात कर दी आगे कि हम तुम्हें करवाते रहेंगे, हम तकलीफ पहुंचाते रहेंगे, तबाह करते रहेंगे जब तक तुम सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करोगे। तो कल है तो सरेंडर डॉक्यूमेंट तो, और रिजीम चेंज कैसे? अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई। तो ये जो फार्मूला जो खराब हो जाता है ना रिजीम चेंज का, देखिए रिजीम चेंज या तो हो जाए जी, अगर ना हो ना, वो तो ये भी तो फेल भी तो हुई है ना। 1961 में वो बे ऑफ पिग्स जो है वो उस पर, बे ऑफ पिग्स उसको क्यों कहते हैं, ये भी एक बड़ी मिसाल है। वो पिग्स वहाँ पे बे पे उतरे थे या जो भी उसके वो करें, बहरहाल बे ऑफ पिग्स कहलाता है वो कास्त्रो के खिलाफ हुआ था। उससे भोंडा कोई ऑपरेशन ही नहीं था। वो 1400 उनके बागी जो बंदे थे क्यूबा के, उनको ट्रेन किया CIA ने, और 1400 बंदे उतार दिए, और 1-2 दिन पहले वो B-2 बॉम्बर से वो किया, और 14 बंदे उतार दिए वहाँ पे, वो कास्त्रो में पकड़ लिए। उनके बागी थे, उन्होंने कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ भाग गए, जो गाड़ी में भाग रहे थे एक्सीडेंट हो गया। वो भद्दा तरीन ऑपरेशन, कास्त्रो वो हीरो बन के निकला। ये किम गवर्नमेंट जो है, किम रिजीम, ये बैठी है 50 की दहाई से बैठी है कोरिया में। इसकी प्यूटिन के अगेंस्ट कितनी कोशिश हुई, ये 79 से लेके अभी तक रिजीम चेंज कितनी बार कोशिश हुई। इवन जो अरब रहनुमा बैठे हैं कई, उनके खिलाफ भी उन्होंने भी मुश्किलों से कुचली, ये कभी खानदानों में कभी आगे। तो ये जो मामला है, ये अब वो जामिन थे बीच में दरमियान में, ये ट्रैप हुए ना, इनकी गलती, ये भी ट्रैप हो गए कि इनको भी कहीं, जो मैंने कल बात की थी, कहीं एहसास नहीं हुआ। देखें जो डिप्लोमेट है ना ईरानी, और वैसे भी जो अच्छे डिप्लोमेट जितने होते हैं, वो ये फॉरेन क्या कहना चाहिए कि एक तो होते हैं ना कि फॉरेन एकेडमी से पढ़े और वो जाके बैठ गए, वो जूनियर लेवल से स्टार्ट किया और फिर एक्सपीरियंस गेन किया, वो भी तरीका ठीक है। ईरान का तरीका लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। उनके जो फॉरेन, ये जो उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, ये उनके एक ख़ास इनकी तरबियत होती है। ये उस तरह से वो स्कूलों से पढ़ के नहीं, वो ख़ास तरबियत होती है जिसमें एक उनके अंदर उनकी इंस्टिंक्ट भी होती है। और अच्छे डिप्लोमेट्स में हमेशा ये होता है, अच्छे सफ़ीर, अच्छे डिप्लोमेट जो होते हैं, वो उनके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि वो डिप्लोमेसी, वो समझते भी हैं क्या बात कहनी है, किस तरह से कहनी है, किस तरह मैसेज कन्वे करना है, किस तरह कब किन जुमलों का इस्तेमाल करना है, सख्त बात भी नरम अंदाज में कैसे कहनी है, ठीक है ना। मतलब हर तरह से अच्छे डिप्लोमेट्स का अपना इंस्टिंक्ट बड़ा काम करता है। वो जब उसके बाद वो भेजते हैं ना साइफर या जो भी चीज़ वो अपने रिपोर्ट देते हैं पीछे, तो वो अपनी वो नरम गुफ्तगू से उन्होंने क्या अखज़ किया उसका वो भेजते हैं कि भाई मैं वहाँ पे था, उस गैदरिंग में था, ऐसे बात हुई, इस तरह से गपशप लग रही थी। तो मेरा लेकिन एनालिसिस ये है कि ये बात कुछ और है, ऐसे नहीं है जैसे, तो वो अच्छे। अब लेकिन यहां पर यह है मसला कि वो तो इसमें तो बहुत सारे लोग थे, तो क्या बहुत सारी हुकूमतें उन सबसे झूठ बोल रहे थे ट्रंप, या उनको पता ही नहीं था? अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं ये बात खत्म करवाऊंगा, मैं ये तय करूंगा मसला। प्रेसिडेंट का वर्ड है ना, प्रेसिडेंट पब्लिकली कह रहे हैं अच्छा जी ऐसे होगा, ये होगा, स्टीव विटकॉफ आएगा, यूं करूंगा, अगले हफ्ते ऐसे होगा, हॉस्टेज रिहा होंगे, एक एलन अलेक्जेंडर को छोड़ दो, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान कर देंगे, ट्वीट करेंगे, ये होगा, फलां होगा, डिमांड। और वो बाद में कह रहे हैं मुझे तो पहले से ही पता था। तो अगर ये पता था तो फिर जो रशिया में हुआ है
40 जहाज तबाह हुए हैं, क्या उसको पता था प्रेसिडेंट ट्रम्प को, या उसको भी पता नहीं था? जी। और वो यूक्रेन ने कर दिया। वक्फा लें, उसके बाद बात करें। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया हंगामी इजलास भी किसी बगैर नतीजे के खत्म नहीं, वो तो मेरा ख्याल से इरेलीवेंट है। इस वक्त बात हो रही थी कि क्या रिजीम चेंज, जी। क्या, और रिजीम चेंज जो है वो यानी न्यूक्लियर एक बहाना था, और रिजीम चेंज असल में करनी थी। और रिजीम चेंज कैसे? क्या खाना जंगी? क्योंकि रिजीम चेंज जो है वो तो वहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम है ना। जी। देखें, आयतुल्लाह खामिनाई जो हैं उनको तो मजलिस से जो खबरगाह वो मुंतखब करती है ना, तो वो जो है वो उसके अरकान मुंतखब करते हैं, और ये दूसरे रहबर हैं आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं, जब उनका इंतकाल हुआ 89 में, उससे पहले ही सदर थे, तीसरे सदर थे ईरान के। तो ये उसके बाद जो है ये इनको इंडोर्स कर दिया था। तो रिजीम चेंज से क्या मुराद है कि मुकम्मल तौर पे एक पूरा सिस्टम ही तब्दील हो जाए और अफरा तफरी हो, या ये मतलब देखें ना, एक ये कैसे कैसे मुमकिन होगा? ये तो खाना जंगी होगी ना, या कोई बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, या कैसे होगा? अच्छा, और अगर रिजीम चेंज में नाकामी हो जाए तो हालात फिर और ख़राब होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, क्यूबा में जैसे वो बे ऑफ पिग्स के बाद जब ये उतरे वहाँ पे, और बे ऑफ पिग्स में कास्ट्रो को हटाने की कोशिश की, तो वो पकड़े गए सारे जो इन्होंने एग्जाइल क्यूबन्स को। ये इससे बदतरीन कोई मिसाल ही नहीं मिलती सीआईए की हिस्ट्री में। वो पकड़ लिया कास्ट्रो ने, और उसके बाद कास्ट्रो की गुड्डी जो चढ़ी है उसके बाद, तो कास्ट्रो तो एक हीरो बन गए वहाँ पे। और अभी ये वेनेजुएला में मदुरो, और सीरिया में बशारुल असद तो अभी फारिग हुए हैं ना चंद महीने पहले, लेकिन उससे पहले वो बच के निकल गए थे कई सालों के लिए। तो बात यह है कि अगर वो उसमें ये सरवाइव कर जाती है रिजीम, जो कि अभी तक सरवाइव कर गई है ना, उनके नए उन्होंने नुमाइंदे अपने, तो ये सवाल ये है कि इस रिजीम चेंज में किस किस को उन्होंने एतमाद में लिया था और किस किस को झूठ बोला था? क्या नेतन्याहू और ये 1-on-1 थे ट्रंप, या इसमें बाकी ममालिक भी शरीक थे? क्योंकि वो तो बहुत सिंसियरली, और देखें ये मैं आपको बताऊं कि इस खेल में अगर कोई समझता है कि चाइना नहीं है और रशिया नहीं है, तो ये गलत समझता है, ठीक है। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना शुरू में कि सब तबाह हो गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये सारा जो है, ठीक है ना, ये हो गया, वो हो गया, ये रशिया में भी कुछ दिन पहले हुआ था, और हमारे पड़ोसियों ने भी हमारे बारे में टीवी चैनल्स भी शुरू कर दिया था करना, ठीक है। तो ये कहीं स्क्रिप्ट तैयार पड़े होते हैं और वो अचानक सामने लाए जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि जो मैंने पहले दिन भी, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ था और मीडिया पे बात हुई, तो मैंने कहा था कि मैं इस गुफ्तगू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो मीडिया पे हुई, झूठी खबर नहीं है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर कौन थे जिन्होंने अचानक उनको ये बताया और वो काम नहीं हुआ, पाकिस्तान ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कौन था जिसका ये प्लान था कि कराची भी ये होगा और तबाह हो गए और ये हो गया और फलां हो गया दिमाग, और पाकिस्तान ने वो पलट दिया सारा मामला। अल्लाह की तरफ से नुसरत आई और हमारे ज़ायरे के लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। तो बात यह है कि जब वो फेल हो जाती है ना पूरी कोई चीज़, तो फिर उसमें ये होता है कि जो संजीदा तबकात हैं वो उस पर गौर करते हैं कि ये कैसे हुआ था सारा मामला, इसके पीछे क्या मामला था। इस पे भारत को भी गौर करना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को भी गौर करना चाहिए कि ये क्या था। पाकिस्तान की तरफ से जो बात हुई थी ना कि इस वाक़े के वो आप इसकी तहकीकात करें, इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करवा के आप उसको बताएं, इसमें पाकिस्तान नहीं ट्रैप हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी फंसे आखिर में कि उनको किसी ने कहा कि ये ऐसे करके यूं फॉल्स फ्लैग कर देना, फिर ऐसे कर देना, फिर उसके बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर में ठुस। ये उनको समझना है। पाकिस्तान तो उस साजिश से निकल गया। बात यह है सारी कि
और वो ये नहीं है कि मामला कि वो एक मार्का जो है वो पाकिस्तान ने जीता और वो तो हुआ सारा कुछ, लेकिन वो पीछे क्या था? फॉल्स फ्लैग था या जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर कुछ तो था। और वो उस दिन क्या था कि रात को सारे आ गए, कराची की बंदरगाहें तबाह हो गए, ऐसे ये झूठी खबर थी। ये सारे टीवी चैनल्स में झूठी खबर एक वक्त में चल रही है। नहीं, इशू ये है कि वो ये अगर रिजीम चेंज था तो रिजीम चेंज के में किस किस को पता था? देखें, बहुत से मुल्क तो ये कह रहे थे ना कि हमारे साथ कंसोर्शियम बना लेते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और डिप्लोमेट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका इंस्टिंक्ट भी इसलिए नहीं कि वो तो उनको भी नहीं पता होगा, मुमकिन है उनको भी ना पता हो कि भाई ये यार मुल्कों के साथ हम ये रीजन में रहते हैं, सारे हैं, तो भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बड़ा कोई काम हो रहा हो। वरना वो कहते हैं यार हमें छोड़ दो, इनको इनके साथ जो ये जाने और अमेरिकन जाने। वो बीच में नहीं पड़ते कि यार हम अपनी सरजमीन देते हैं, हमारे पास डायलॉग करें, ये करें। तो उन सबको क्या वो सारे उन सबसे झूठ बोला गया। और क्या पुतिन जो है वो इस पे इतबार, पुतिन का तो काम ही, वो तो स्पाई मास्टर रहे हैं ना वो तो उनका तो काम यही है कि ये पीछे ये कैसे मुजाहरे हो रहे हैं और रेवोल्यूशन कैसे आ गया और ये कहानी कैसे हुई और मीडिया कैसे उठा और ये कैसे उठा, उनको हटाने की एक दफ़ा कोशिश हुई है कोई। पुतिन को 2000 से चल रहा है उनका सिलसिला। ये 2014 में यही था ना, मैदान रेवोल्यूशन। अच्छा, कि मैदान रेवोल्यूशन से क्या, क्रीमिया से क्या ताल्लुक था? सब तो पुतिन था, निशाना तो पुतिन को बनाना था। तो और कितनी दफ़ा रिजीम चेंज अंदर हो रहा है, फलाना वैगनर ग्रुप को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा। हाँ, शी जिनपिंग मुश्किल है, उनका सिस्टम बिल्कुल ऐसा है कि अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो एक्सपोज है ना, पुतिन भी काफ़ी हद तक एक्सपोज है। तो एक्सपोज से मतलब है कि सामने आ जाते हैं तो साजिशें होती हैं अंदर से। अब इशू ये सारा कि ये कहानी चली गई किसी और तरफ। अब कि अगर ये रिजीम चेंज था तो किस किस को पता? ईरान की तरफ से भी बात की गई। अब तो ये है कि वो इस बात पे बात होगी ना कि रिजीम चेंज के पीछे कौन था। अगर उनकी मीडिया ने बात शुरू कर दी ना करनी। अच्छा, उन्होंने आगे से कह दिया कि यहाँ से जो है वो कोई भी मुल्क अगर अब इसराइल की हमायत करेगा और तो हम उसकी बेसिस को हिट करेंगे। अब ईरान की तरफ से ही कह दिया गया। उन्होंने आगे से कहा हम ईरान को जला के राख कर देंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका कहीं चिकन आउट हो गया बीच में से हटो बचो, क्योंकि उनकी अपनी वो ख़राब हो गई ना चीज़। एक मुकम्मल ख़त्म हो गई, मैं जंग ख़त्म करवाऊंगा। उनके अंदर जो है ना वो डिवीज़न आ गई है बहुत बड़ी। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं जंगे ख़त्म करवाऊंगा, पीस का प्रेसिडेंट हूँ, फलां हूँ, ये हूँ, दिमाग खराब होता, रिजीम चेंज प्लान हो रही थी। मुझे तो सारा कुछ पता, मैं तो हेल्फर मिसाइल दिए थे उनको 300, ठीक है। ये 300 हेल्फर मिसाइल के न्यूक्लियर, ये तो स्पेसिफिक टारगेट के लिए दिए थे ना। एनीवे, उन्होंने भी, इसराइल ने भी खोल दी कहानी। अब इनकी तरफ से बात हुई कि जी हम हिट करेंगे बरतानिया की, अमेरिका की और फ्रांस की बेसिस को। फ्रांस के तो बहुत थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि फ्रांस के मशरक़ी वस्ती में थोड़े से लोग हैं। फ्रांस ये जो है ना, 2-4 मिनट में ज़रा इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात ज़हन में आ रही है और ये थोड़ा सा हिस्ट्री का रेफरेंस भी देने। अफ्रीका का नक्शा देखें ना, अफ्रीका को, तो हमें उसका सर पैर समझ नहीं आता है। अफ्रीका का नक्शा एक ऐसे सरहद चल रही है, वो चलते चलते ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर यूं मुड़ गई। अब कहती है ये नक्शा किसने बनाया भाई? कभी पहाड़ के ऊपर से जाते जाते उसको आप कहते हैं यार ये पहाड़ तो वो अचानक साइड पे मुड़ गया, एक मुल्क पे इधर से निकला। वो मुल्कों का अब कहते हैं यार अच्छा ये कबीलों की बेसिस पे बना है, अच्छा ये किसी दरिया की बेस पे बना है, यार ये किसी मजहब की बेस पे रखी, ये कैसे बना है नक्शा? अफ्रीका के नक्शे को देख के आपको सर, ये आप देखें ना, एक अजीब जैसे वो सांप सीढ़ी नहीं होता, अफ्रीका के मुल्क अजीब सांप सीढ़ी हैं ये हुआ ये कि ये अचानक इनको 19वीं सदी के अख्ताम पे ख्याल आया कि यार एक मिनट ठहर जाएं, ये अफ्रीका को छोड़ छाड़ के इधर उधर निकल गए थे, अमरीका इधर ये बरे सग़ीर इधर उधर सारी यूरोपियंस को ख्याल आया कि उधर से तो मसला शायद ख़राब हो जाए, तो हमें अफ्रीका को अब ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो अफ्रीका जो है उसका फिर ये हुआ कि एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई और बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1888 और 1885 यानी 19वीं सदी के अख्ताम पे बर्लिन में हुई। 14 यूरोपीय मुल्क बैठे, उसमें से 4 ऐसे थे जो ऑलरेडी बहुत बड़े इलाके पे काबिज थे,
यानी उसमें फ्रांस और पुर्तगाल और बरतानिया और जर्मनी और ये सब, बेल्जियम भी था, कहीं था। और उसमें इन्होंने तय किया कि जी ऐसा है कि बड़ी लड़ाई हुई अफ्रीका से। वो यहाँ से ज़ंजीबार के सुल्तान ने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा आपने, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ फैसला करेंगे। 3 महीने तक मत्थाफोड़ी होती रही बर्लिन के अंदर, और बर्लिन में 3 महीने मत्थाफोड़ी होती रही, और उन्होंने अफ्रीका का नक्शा बनाया बैठ के कि अफ्रीका कैसे होगा मुस्तकबिल का। वो तो आप अगर ये नक्शा देखें ना अफ्रीका का, ये आप देखें, 4th स्लाइड देखें ना आप, बर्लिन कॉन्फ्रेंस टू डिवाइड अफ्रीका। अब ये 1880 का देखें तो 10% अफ्रीका वॉज अंडर यूरोपियन कंट्रोल, ये निकल गए थे ना यहाँ से। और फिर आप 1914 में आ जाएं तो 90% अफ्रीका में दोबारा यूरोप बैठा है आके। अच्छा, फड्डा किस पे हुआ है कि जो वेस्टर्न यूरोप है, यानी सॉरी वेस्टर्न अफ्रीका है, यानी जो कि साहिल का इलाका भी है, तो वो जनाब फ्रांस की फरमाइश थी कि हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न अफ्रीका, जो उसमें पिंक कलर नज़र आ रहा था इस मैप में, जिसमें साहिल के इलाके भी आते हैं, तो साहिल के ममालिक भी आते हैं, तो वो जो है वो मिल गया इनको। ये देखें ना, सेकंड अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आएगा उस वक्त का अफ्रीका, ये ऑक्यूपेशन किस तरह से थी। यही मुल्क हैं, अभी भी तकरीबन यही मुल्क हैं ये, लेकिन आज़ाद हो गए। लेकिन आप देखें एक मिनट, ये है फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये पूरा जो ग्रीन है। उसके बाद ये अगर थोड़ा सा मैप को ऊपर करें तो उसके बाद ये ग्रीन इलाका फ्रांस है, उसके लाइट ग्रीन जो है ये जर्मनी है, जो रेड है वो बरतानिया है, और जो ऑरेंज है वो इटली है, और जो दूसरा येलो है थोड़ा सा वो पुर्तगाल है। ये पूरा अफ्रीका को बैठ के इन्होंने बांट लिया यूरोपीय मुल्कों ने। ये आप देखें जरा, ये बांट लिया पूरा कि अब उसमें ये फटा ये हुआ कि ये गली से ये मेरे सामने से गुजरेगी मोटरवे, ये ऐसे थोड़ा सा घुमा लें इसको, ये है ना, ये सी पैक के यहाँ से ऐसे करके एक मोहल्ले में से प्लॉट यहाँ से निकाल के तो यूं कर लें तो आपको उसका नतीजा ये निकला कि वो अफ्रीका का कोई सर पैर। अब ये देखिए ना वहाँ पर, ये आपको मैं बात आगे वापस लेकर आते हैं ईरान पे, लेकिन आपको ये बताऊँ 5th स्लाइड, वहाँ पे 3 मुल्क आखिर क्यों उनको जो है वो गिनी कहा जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक जो है उसमें गिनी बसाओ है, ये 5th स्लाइड देखें ना। अच्छा, एक तो गिनी अलग है ना, दूसरा गिनी है, वो तो गिनी एक और गिनी भी है ना जो अफ्रीका से बाहर है, लेकिन 3 गिनी जो है वो अफ्रीका में है। अब आप सोचते रहेंगे एक गिनी बसाओ है, वो गिनी बसाओ जो है वो पुर्तगाल की कॉलोनी था, दूसरा गिनी जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था, एक तीसरा गिनी भी है। वो तीसरा गिनी जो है इक्वेटोरियल गिनी है, वो जो स्पेनिश कॉलोनी था। 3 गिनी है। भाई क्या है, ये क्या चक्कर है, ये इतने सारे गिनीज क्यों है वहाँ पे? तो ये इसलिए कि वो जो वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से वापस आ जाए ना कि मैंने बात क्यों की। यहाँ से फ्रांस अपनी परमानेंट बेसिस रखी फ्रांस ने, बाकी मुल्क यहाँ से निकल गए इंडिपेंडेंस दे के सारा को, फ्रांस यहाँ मौजूद रहा। और फ्रांस यहाँ माली में, बुर्किना फासो में, उसके बाद सेनेगल में, उसके बाद आइवरी कोस्ट में, इन जगहों में फ्रांस मौजूद रहा, परमानेंट बेसिस मौजूद रही फ्रांस की, जो कि इस्तेमाल करते रहे इन सारे मुल्कों में, जो साहिल के नाइजर में और माली में और मौरितानिया में और यहाँ पे, और ये इसको इस्तेमाल करते रहे। यहाँ पर जो है वो इनको ये फ्रांस अफ्रीका इसको कहते थे, या इसको फ्रांकोफोन भी कहा जाता रहा इन सारे मुल्कों, या परमानेंट बेसिस। वो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर बेसिस फ्रांस की ख़त्म हुई हैं, क्योंकि फ्रांस नहीं रख पाया। अब फ्रांस थोड़ा सा मौजूद है मशरिक़ वस्ता में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस रहा है माजी में। वो चाहता है कि लिवांत के अंदर, आप देखें ना प्रेसिडेंट मैक्रोन आते हैं कभी, वो कह रहे हैं फ्रांस को हम खेट करें, फ्रांस साथ था फ्रांस की। और ये जहन में रखें कि ईरान का बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना। आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी पेरिस में जलावतन थे, तो वो फ्रांस के साथ जो है वो कभी मैंने इतने तल्ख़ ताल्लुकात होते नहीं देखे हालिया बरसों में, फ्रांस के और ईरान के। लेकिन वो भी इस वक्त एक तल्ख़ तरीन उस पर हैं। बरतानिया जो है वो भी कम उसकी प्रेजेंस है, लेकिन साइप्रस में है। अमेरिका जो है वो मौजूद है
यहाँ पे, लेकिन अमेरिका जो है वो क्या उसको हिट करेंगे या नहीं करेंगे, या उन्होंने कहा कि जो मुल्क इस वक्त असल में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम, उन्होंने कहा कि जो इसराइल को बचाने आएगा वो इस मसले पे इसराइल को बचाने कोई ना आए, हम इसराइल को मार रहे हैं, इसराइल हमसे लड़े, इसराइल को बचाने के लिए कोई ना आए। तो अगर कोई बचाने आएगा तो वो जद में आ जाएगा, मतलब हम बेसिस हिट करेंगे, और कोई बचाने आएगा अगर इसराइल को तो वो हिट होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये रिजीम चेंज तो फिर कहानी दूसरी हो गई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें क्या कहेंगे कि मेरा मकसद ईरान का न्यूक्लियर था या ईरान की रिजीम चेंज थी, और अरब ममालिक जो हैं क्या वो ये कहेंगे कि हमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया हुआ था या हमें नहीं पता था। मैं मानने को नहीं तैयार कि अरब ममालिक जो हैं, वो अरब ममालिक तो पूरा उन्होंने वो मतलब वो जो है वो आप देखें अमीर कतर गए हैं, मिले हैं जाके रैबर से, बाकी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। साहब ये कैसे मुमकिन, वो ख़त दे रहे हैं सऊदी अरेबिया का, ये तो मैसेज सारे मुल्क इन्वॉल्व थे कि ये मसला किसी तरह ख़त्म, ये तो ठीक तरफ जाए मामला, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं मुझे पहले दिन से पता था। अब मुझे बताएं कि आगे ये तो वर्ड्स होते हैं ना प्रेसिडेंट्स के, प्रेसिडेंट इस तरह थोड़ी कहते हैं खड़े होके कि भाई मैंने तो, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो बेवकूफ़ बना देते हैं, वो कह रहे हैं कैसे हमने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हम दोनों ने बैठ के। जो मैसेज आया है ना पुतिन का नेतन्याहू को, वो बज़ाहिर तो आपको आया ना कि कंडेमनेशन हुई है, मैसेज बड़ा, अगर नेतन्याहू में थोड़ी सी भी अकल है, जो मेरे ख्याल में नहीं है, या चालाक आदमी भी तो आखिर में, वो सियाना कौवा भी तो मूर्ख पुलाव खाता है ना आखिर में, तो ये जो है ये नेतन्याहू को जो मैसेज आया है उसके बाद ही नेतन्याहू ने यहाँ से मेरे ख्याल से दौड़ लगाई है। वो प्रेसिडेंट पुतिन का एक मैसेज उनको, वो पुतिन भी आराम से बात की होगी ना उन्होंने, लेकिन मैसेज जो है वो ऐसा नहीं है कि मैसेज कोई बहुत अच्छा मैसेज है। चाइना की तरफ से जो मैसेज कल गया है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता है चाइना, लेकिन मैसेज स्ट्रेट देता है। सवाल ये है कि ये तो फिर अफरा तफरी और खाना जंगी होने जा रही थी, यहाँ पे खित्ते में खाना जंगी होने जा रही थी ना। रिजीम चेंज का मतलब ये है कि आप अंदर से एक ग्रुप दूसरा खड़ा कर दिया, फिर वो लैंड हो गए, फिर अच्छा भी कह रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को हम बंद करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है ईरान के लिए, आबनाए हुर्मुज़ को, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो एक दफ़ा यहाँ पर 80 की दिहाई में एक वाक़या यहाँ पे पेश आया था, जो जिसमें यानी खलीजी जंग से बहुत पहले, और वो जो है वो वाक़या इसमें पेश आया था और उसमें झड़पें हुई थी। ये मैं अगर 12 स्लाइड दिखाऊँ, US स्ट्राइक्स 2 ईरानियन ऑयल रिग्स, ये 80s में हुआ था, ये खलीजी जंग से बहुत पहले। और 88, 87 में ये पर्शियन गल्फ़ के अंदर अमेरिका और ये उनके जहाज़ों का, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो है ये एक बैटल हुई थी, और उसको जो है ना टैंकर वॉर भी कहते हैं, इसको टैंकर वॉर कहते हैं। वो उधर से हिट हुए, ये खलीजी जंग से पहले, ये मैं बात आप, खलीजी जंग तो 91 में हुई है ना, मैं आपसे 80s की बात कर रहा हूँ, तो उसको टैंकर वॉर कहते हैं। तो टैंकर वॉर 2 5th फ्लीट यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये आबनाए हुर्मुज़ को, क्योंकि चाइना का भी यहाँ से तो 1/5 दुनिया भर का ऑयल जाता है, और आबनाए हुर्मुज़ जो है ये जो स्टेट आबनाए हुर्मुज़ स्टेट का मतलब ये है कि दो ज़मीन के दरमियान अगर तंग सी पट्टी से पानी जा रहा हो ना, ऊपर भी ये लैंड हो, तो एक तरफ अरब ममालिक हैं, अगर वो नक्शा देखें हम आबनाए हुर्मुज़ का, तो एक तरफ अरब ममालिक हैं, एक तरफ ईरान है, और दरमियान में से आबनाए हुर्मुज़ गुजर रही है, और तंग होती है तो 30 किलोमीटर तक वो तंग हो जाती है। लेकिन ये कि 1/5 ऑयल वहाँ से गुजरता है, और चाइना का भी गुजरता है, इंडिया का भी गुजरता है, सारा गुजरता है। तो वो क्या आबनाए हुर्मुज़ को वो बंद करेंगे, या आबनाए हुर्मुज़ जो, तो ये मामला, या कोई फॉल्स फ्लैग हो गया, देखिए ना इसराइल फॉल्स फ्लैग भी तो कर सकता है ना किसी अरब मुल्क में, किसी और जगह, कोई और तीसरी पावर कोई इस वक्त जंग छेड़ना चाहे और सारा ईरान पे आ जाए, किसी जो है वो फॉरेन एम्बेसी पे कोई वाक़या पेश आ जाए और वो पता चले ईरान पे, सब कहेंगे ईरान ने किया। तो इस वक्त एक बहुत ऐसी सूरत हाल है जिसको बहुत एक तो बैठ के समझना है। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, ये जो ममालिक हैं, UAE, ये सारे मुल्क आगे आएँ और ईरान से बात कर। पहले तो ये होना कि देखें ना, टर्की जो है इन सारे मुल्कों में खास वक्त पे किसी ना किसी अंदाज में रिजीम चेंज की कोशिश हुई है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो हर कोई समझ कि सोजिश ये हंगामे बढ़े हैं और ये हो और वो सारा।
तो ये मुल्क बड़े समझते हैं चीज़ों को, मामलात को। अब मसला ये सारे अख्तलाफात के बावजूद, यानी सऊदी अरेबिया और ईरान के आपका ख्याल है कि ये जब तनाव पैदा होता है तो इनके बैक चैनल ख़त्म हो जाते हैं, बदतरीन उसमें भी बैक चैनल हमेशा रहते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सारे मुल्कों के। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम नहीं थे, ये ट्रंप को पता था, ये नेतन्याहू को पता था, और मेरे ख्याल से ईरान समझता है, ईरान भी इस बात को कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके देखें अस्करी लीडर और उनके रहबर, और अगर रजीम चेंज और बंदा कौन सा ला रहे हैं बीच में, वो रजा शाह पहलवी का बेटा बोल रहा है बैठा हुआ, और नेतन्याहू तकरीर फरमा रहे हैं, मैं ईरान के अवाम से अपील करता हूँ, यानी नेतन्याहू, आप अंदाज़ा लगाएं, नेतन्याहू ईरान के अवाम से अपील करता हूँ कि अपने उसको फेंक दो और मैं तुम्हें बड़ा अच्छा लीडर दूंगा। यानी भाई एक मिनट, यानी ये कोई पूरा गुफअप नहीं हो जाता, टोटल गुफअप, कि वो न्यूक्लियर पे बात करते हैं, अच्छा सफारतकारी करते हैं, और नेतन्याहू स्पीच कर रहा है कि ईरानी अवाम, मेरे प्यारे ईरानी अवाम, मैं तुम्हें, नेतन्याहू जो मस्जिद अक्सा और इसके सारे जो बैठे हुए लोग जो प्लान करके वहाँ पे इंतहा पसंद, मैं तुम्हें बड़ा अच्छा लीडर दूंगा, तुम अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दो और फौजियों तुम बगावत कर दो, नेतन्याहू कह रहे हैं। और ट्रम्प कह रहे हैं मुझे तो पता था बहुत पहले से, और हमने मिलकर बेवकूफ़ बनाए। ओ भाई, तो ये मेरा ख्याल है इसको सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, टर्की, पाकिस्तान, बहुत पाकिस्तान में स्टेबलाइजिंग उसमें, और बाकी जो मुल्क आना चाहें इसमें, वो सारे मुल्क इस मामले को देखें और पहले तो ट्रम्प से पूछें कि आपके ये जंगों को, कोई बड़ी जंग दुनिया में, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ने आए थे या आप प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनने के लिए आए? तो वहाँ पे मैंने आपसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर, मैं उस पर कल बात कर लेंगे, वक्त कम है ये बाद में, कि वहाँ अंदर इसके फटा खड़ा हो गया ट्रम्प एंड इंतजामिया के अंदर की, ये आपने हमसे भी गलत बात की। मार्को रूबियो ने सुबह कुछ और कहा, उसने कहा अमेरिका को पता ही नहीं था, ट्रम्प कह रहे हैं मुझे पता था जी। तो ये तो आप कर नहीं सकते ना। कहीं स्टीव विटकॉफ को भी नहीं पता? अच्छा, स्टीव विटकॉफ को नहीं पता था, वाकई नहीं पता था स्टीव विटकॉफ को। स्टीव विटकॉफ जो है वो उसको नहीं पता था इस बात का, वो तो यहाँ पे उनके बिजनेस से थे, उन्होंने काम वो तो था कि भाई हम इसको मसले को हल करवाएं, तो वो स्टीव विटकॉफ को तो नहीं पता था इस बात का मुकम्मल, बल्कि उसको तो ये कहा था कि नेतन्याहू से मिलना भी नहीं है तुमने तल अवीव जाके, वो नहीं मिला था स्टीव विटकॉफ। तो किसको पता था, किसको नहीं पता था? ये डबल गेम हुआ है, ये कोई ट्रिपल गेम हुआ है। डबल गेम तो एक हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रिपल गेम एक और कॉम्प्लेक्स कहानियाँ होती हैं, और उससे आगे भी गेम्स होते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ है, और क्या ट्रम्प जो बज़ाहिर इतने खुले टुल्ले में नज़र आ रहे हैं, खुल के बात कर देते हैं, और ये लोग बिलीव करते हैं उनकी बात पे, इतने बड़े घुन्ने हैं वो जी। या मीचने हैं वो जो है ट्रम्प, वो उन्होंने अपनी टीम को भी नहीं बताया, और वो पूरी दुनिया को कुछ और कहते फिर रहे हैं, और बाद में वो कह रहे हैं नेतन्याहू के साथ मैंने तो न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा, बम नहीं बनाने दूंगा। आइए ये बात कर रही है, और पता चल रहा है कि वो नेतन्याहू कह रहे हैं हुकूमत को फेंक दो उठा के, और हम तुम्हें एक बहुत अच्छी हुकूमत देंगे, नेतन्याहू को न मारें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, मुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।